हेलो फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का हिंदू एनालिसिस। और कौन कौन सा न्यूज़पेपर आर्टिकल हमने इसमें कवर किया है इस वीडियो में, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें हमने एडिटोरियल और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल दोनों को कवर किया है। तो आज आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो पहला जो आपका आर्टिकल है, मॉडर्न सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर मोदी। तो ये फ्रंट पेज का न्यूज़ है। बेसिकली कल आपने देखा होगा जो राम टेम्पल जो अयोध्या में बनने वाला है उसका भूमि पूजन हुआ था कल। ये आप उसी का पिक्चर देख रहे हैं, भूमि पूजन का। ये प्राइम मिनिस्टर ने किया था कल। तो इसी को लेकर के है। इसमें तो खास इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है कि इसमें एक बेसिकली जो टाइमलाइन दिया गया है कि इस डिस्प्यूट का, इसको आप एक बार देख सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है। तो इसको आप देख सकते हैं इसमें क्या जस्ट जुडिशरी के क्या क्या रोल रहा है, इसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल रहा है। तो 1885 में बेसिकली प्ली फाइल की गई थी फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि सीकिंग परमिशन टू बिल्ड अ कैनोपी आउटसाइड द डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। तो इसके बाद फिर रामलला का ना जो मूर्ति वहाँ रखी गई, उसके बाद ये डिफरेंट पिटिशन चलता गया। और लास्ट ईयर जो है आपका नवंबर 9 को कोर्ट ने इस पर जजमेंट दिया था, सुप्रीम कोर्ट है अपना। और February 5 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस पार्लियामेंट 15 मेंबर ट्रस्ट फॉर राम टेम्पल। तो ये बेसिकली टाइमलाइन इसको आप दे सकते हैं। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो एक मतलब एक इम्पॉर्टेंट यही है कि ये क्या है, इशू क्या है, इसको आप समझने के लिए इस चीज़ को आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा आर्टिकल है, कश्मीर अंडर सिक्योरिटी ब्लैंकेट। तो ये बेसिकली जो है आर्टिकल 370 जो है 1 साल पहले 5 अगस्त को 2019 को हटाया गया था, तो उसका 1 साल हो रहा है। तो उसको लेकर के वहाँ पे कुछ है ना अदर कुछ नहीं हो, कुछ है ना वायलेंस नहीं हो, तो उसके लिए जो है सिक्योरिटी वहाँ टाइट की गई। तो इसमें जो बेसिकली आपको पढ़ने का है, एक इस आर्टिकल में पूरे में एक गुपकार डिक्लेरेशन करके आया है। ये गुपकार डिक्लेरेशन बेसिकली कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली वहाँ पे एक रोड है, गुपकार रोड। तो वहाँ पे बेसिकली जो पार्टीज है वहाँ पे उन्होंने अपना डिक्लेरेशन, अपना एक मीटिंग किया था, उसका डिक्लेरेशन दिया था कि भाई जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस होना चाहिए, उसको डिफेंड किया था। वही एक डिक्लेरेशन है लास्ट ईयर जो उन्होंने किया था। तो ये गुपकार रोड के ऊपर में गुपकार डिक्लेरेशन है कुछ। तो इसको आप बस ध्यान रखें। गुपकार डिक्लेरेशन अगर आता है ऑब्जेक्टिव में कि किस जगह से रिलेटेड है, तो वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है, अर्बन माइग्रेंट्स एंड द रिचुअल टग ऑफ होम। तो ये बेसिकली जो अर्बन माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था, जो माइग्रेंट वापस आ रहे थे रूरल एरिया में, तो उसका एक अलग पिक्चर इन्होंने राइटर ने दिया है। ये सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। तो इन्होंने एक अलग पिक्चर इसका बताया है, अलग कारण बताया। वो बताया उन्होंने कि ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस नहीं था, इकोनॉमी के कारण वो वापस नहीं आ रहे थे, बल्कि ये जो बेसिकली रिचुअल्स को लेकर के कि भाई मैं अकेला वहाँ पे मैं मर जाऊंगा, अगर डेथ हो जाएगा तो मेरे फैमिली वाला कोई नहीं रहेंगे। अगर मैं शहर में मरता हूँ, मेरी फैमिली विलेज में है, तो मुझे देखने वाला कोई नहीं। डेथ का रिचुअल जो होता है हिंदू में या मुस्लिम धर्म में, किसी धर्म में मरने के बाद जो रिचुअल्स होते हैं वो कौन पूरा करेगा। तो इसको लेकर के जो इस फियर के कारण जो है स्पेशली जो माइग्रेंट्स थे शहर से, वो वापस गांव में आ रहे थे। तो ये इन्होंने अलग पिक्चर बताया है कि ये क्राइसिस इकोनॉमी के कारण वापस नहीं आ रहे थे, इनकी जॉब चली गई, बल्कि इसलिए कि उनको फियर ऑफ डेथ था, और डेथ के बाद रिचुअल्स कौन करेगा उनका। तो ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बताया है, फाइनेंशियल हार्डशिप दैट प्रॉम्प्ट सिंगल माइग्रेंट वर्कर टू लीव फॉर देयर होम्स। तो ये जो कंसिडरेशन जो बहुत लोग समझते हैं, तो ये इनका कहना है कि ये सही रीजन नहीं है उनका जो वापस आने का, ये रीजन सही नहीं है। और इन्होंने से एग्जाम्पल भी दिया है कि when faced with imminent threat of life, the tug of home and family is much stronger for migrant worker than the industrial glue। तो अगर उनको लगता है लाइफ का थ्रेट है उनके ऊपर, तब उनको जो फैमिली का जो बॉन्ड है रूरल एरिया का, वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंपेरिजन टू इंडस्ट्रियल ग्रुप। क्योंकि नौकरी चली जाएगी, इंडस्ट्री उनकी बंद हो रही है या जो भी कुछ है, तो उनको लाइफ का थ्रेट ज़्यादा रहता है। जब भी लाइफ का थ्रेट रहता है तो उनको उस केस में वो घर जाते हैं। इसमें उन्होंने दो एग्जांपल दिया। सूरत में 1979 में एक ना अफवाह फैली थी कि सैटेलाइट वहाँ पे गिरेगा सिटी में तो डेथ हो जाएगी बहुत सारी। इस समय भी लोग जो वापस विलेज के चले गए थे। उसके अलावा 1984 में भी सूरत में फिर से जो एक प्लेग का महामारी हुआ था, तो उसमें भी लोग जो है चले गए थे, वापस गांव की तरफ गए थे। ये जॉब के कारण नहीं था। तो ये दो एग्जांपल इन्होंने दिया है कि ये जॉब के कारण ये लोग वापस नहीं जा रहे, बल्कि थ्रेट ऑफ लाइफ है कि लाइफ अगर मैं चली जाएगी, मेरी जान चली जाएगी यहाँ पर, तो मेरा मृत्यु के बाद जो क्रियाक्रम होता है वो कौन करेगा। तो इस चीज़ को लेकर के बेसिकली माइग्रेंट वर्कर वापस आ रहे हैं।
Census figures show that the joint family are growing, albeit slowly in urban area, but declining in the villages. तो ये देखा गया है कि विलेज में जो है जॉइंट फैमिली कम हो रहे हैं. अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट सेंड माइग्रेंट वर्कर टू देयर विलेजेस. ये इन्होंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वापस नहीं जा रहे बिकॉज देयर फैमिली दे आर इन नो पोजीशन टू हेल्प देम फाइनेंशियली, क्योंकि उनकी जो फैमिली विलेजेस में है वो तो उनको फाइनेंशियली ऐसे भी हेल्प नहीं कर सकती है, वो तो ऑलरेडी डिपेंडेंट है उनके ऊपर में. तो इसी अनएम्प्लॉयमेंट के कारण वापस नहीं जा रहे हैं, बल्कि व्हाट ब्रिंग्स देम होम इज द ड्रेड ऑफ ड्राइंग ऑन एलियन सॉइल, कि हम भाई दूसरी भूमि पे मरेंगे तो हम हमारा कौन क्रियाक्रम करेगा. तो इसलिए जो है वो वापस गांव चले जाते हैं कि भाई अगर डेथ हुआ भी तो हम अपने गांव में मरेंगे, अपने लोगों के बीच में मरेंगे, तो वो हमें अच्छा रहेगा. आफ्टर डेथ जो होता है लाइफ वो अच्छी रहेगी. तो डेथ रिचुअल्स कौन करेगा, ये सब कारण इस चीज़ों के कारण जो लोग माइग्रेंट्स जो है वापस जा रहे हैं. और इफ दीज अनदर रूल्स आर नॉट फॉलोड करेक्टली द सोल ऑफ द डेड पर्सन वुड सफर. तो ये मानना जो है हर धर्म में कि ये जो रिचुअल्स जो है ये करने बहुत जरूरी है, अदरवाइज सोल है जो आत्मा है वो भटकती रहेगी. इट इज इन द थिएटर ऑफ डेथ दैट दे नीड देयर फैमिलीज. तो ये बेसिकली जो है इसमें और बताया कि अगर हम देखें तो ज़्यादातर सिंगल मैन जो वापस आए हैं, जिनकी फैमिली ऑलरेडी तो अर्बन एरियाज में है, वीमेन जो वो बहुत ही कम वैसे लोग जो है वापस विलेज की तरफ आए थे. ज़्यादातर लोग जो अगर आप देखें तो सिंगल मैन जो है जिनकी विलेज जो है फैमिली जो है विलेजेस में है, वो अकेले वहाँ पे काम कर रहे थे शहरों में, वही लोग ज़्यादा वापस आए हैं. तो ये इन्होंने बताया बेसिकली. तो इसमें जो आपको सोशियोलॉजी के अगर किसी ने ऑप्शनल लिया है तो उसमें आप इस चीज़ को एक प्रेजेंट कर सकते हैं. पेपर 2 में आपका जो इंडियन सोशियोलॉजी है उसमें आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे जो ये एक अलग व्यू पॉइंट माइग्रेंट क्राइसिस का. नेक्स्ट आपका जो ये एडिटोरियल है सेक्युलर फंडामेंटलिज्म इन अ टाइम ऑफ भूमि पूजन. ये बेसिकली कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है कांग्रेस का, और है ना कैसे जो सेक्युलरिज्म है कांग्रेस फॉलो करती है उसका बेसिकली आइडियल बताया गया है. इसको आप अवॉइड करें, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आपका एडिटोरियल है टेकिंग न्यूक्लियर वनरेबिलिटीज सीरियसली. तो ये जो है बेसिकली न्यूक्लियर जो आर्म्स जो ग्रो हो रहे हैं, जो बहुत सारे जो नेशंस जो है न्यूक्लियर आर्म्स प्रोजेस किए, तो उसका थ्रेट बताया इन्होंने कि वो थ्रेट कैसे है, उसको इन्होंने राइटर ने बताया इधर से. पहले तो इन्होंने बताया कि हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा था आफ्टर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में, तो उसका काफ़ी अभी भी डिजास्टर रेडिएशन का इफेक्ट देखने को मिलता है. तो कितना कह सकते हैं एटॉमिक पावर जो एटॉमिक बम जो न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो कितने खतरनाक है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस चीज़ से. तो अभी जो हम देखें ओवर 1,26,000 न्यूक्लियर वेपन्स हैव बीन बिल्ट सिंस द बिगिनिंग ऑफ एटॉमिक एज. तो इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए चुके हैं. 2000 से ज़्यादा न्यूक्लियर टेस्ट हो चुके हैं न्यूक्लियर वेपन्स को यूज करके, चाहे वो ग्राउंड के ऊपर हो चाहे वो अंडर बिलो ग्राउंड हो. इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया है. तो ये सारा जो बेसिकली उन्होंने बताया कितना ग्रेव सिचुएशन है, इसको न्यूक्लियर वेपन्स बहुत सारे हैं जिसको हमें रोकने की ज़रूरत है. उसके अलावा उन्होंने बताया बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में कि बैलिस्टिक मिसाइल्स से के कारण जो है इट इज़ मेड इम्पॉसिबल टू इंटरसेप्ट न्यूक्लियर वेपन्स वंस दे आर लॉन्च. तो ये जो कहना है बहुत सारे देशों का कि भाई हम उसको रोक सकते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को के अगेंस्ट हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने देश को अपने लोगों को, ये गलत है. क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल के साथ जो है आपका इतना फास्ट जो न्यूक्लियर वेपन स्पीड के साथ डिलीवर होगा तो उसको रोक पाना इम्पॉसिबल है अप्रॉक्स. Nuclear weapon states are target of other nuclear weapon states of course, but non-nuclear weapon states are vulnerable as well. तो सभी vulnerable है, सभी को डर है, क्योंकि चाहे वो nuclear weapon states हो वो या फिर non nuclear weapon states हो, सभी को threat है nuclear weapons का. एक जो कहा जाता है अलग अलग देश जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं जो उनके पास न्यूक्लियर वेपन वो कहते हैं कि भाई डिटरेंस के कारण जो है कारण जो है बेसिकली वो जो है न्यूक्लियर वेपन अटैक नहीं होगा, न्यूक्लियर वार नहीं होगा. इन डिफरेंस क्या है बेसिकली न्यूक्लियर वेपन्स आर सो डिस्ट्रक्टिव दैट नो कंट्री वुड यूज देम. तो ये कहना है न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो कहते हैं कि भाई इतना डिस्ट्रक्टिव है कि कोई भी उसको यूज नहीं करेगा, क्योंकि अगर कोई यूज करेगा तो उसको रिटेलिएशन भी झेलना पड़ेगा दूसरे देश से. मतलब अगर इंडिया पाकिस्तान पे यूज करता है तो पाकिस्तान को भी इंडिया का न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर वेपन इंडिया भी छोड़ सकता है. तो इसके कारण कोई भी देश जो है ये चीज़ नहीं चाहेगा कि उसके लीडर्स उसके जो पॉपुलेशन है वो न्यूक्लियर वेपन का शिकार हो. तो ये आइडिया ऑफ डिटरेंस है कि भाई मेरे
मतलब कि मेरे पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो दूसरे देश मुझ पे अटैक करने से डरेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर वो मेरे पे अटैक करेंगे तो मैं भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकता हूँ। तो ये डेटरेंस का आइडिया जो इंडिया भी फॉलो करता है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। उसके अलावा उनके डिफेंड में जो वो अपना बात बताते हैं, एक तो वो अगर डेटरेंस का वो बोलते हैं कि डेटरेंस के कारण ठीक है। दूसरा बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन डू नॉट जस्ट प्रोटेक्ट कंट्रीज अगेंस्ट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय अदर्स, बट इवन प्रिवेंट वार एंड प्रमोट स्टेबिलिटी। तो ये कहना न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स का अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि भाई इससे जो है वार को भी, जो न्यूक्लियर वेपन अगर किसी के पास है देश के पास, तो ये वार को भी रोकता है कि लड़ाई नहीं होगी उसके कारण, क्योंकि देशों को लगेगा कि भाई वो मेरे ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर सकता है, तो वार भी नहीं होगा और इससे स्टेबिलिटी आती है। तो ये कहना बेसिकली इन्होंने, राइटर ने बताया कि कैसा जो एक जस्टिफिकेशन जो गलत है। डू नॉट होल्ड अप द एविडेंस, न्यूक्लियर थ्रेट्स हैव नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस्ड फियर, in turn fear has not always induced caution, तो in some cases have produced anger and the anger can trigger drive to escalate। तो ऐसा नहीं है कि बस ये स्टेबिलिटी हमेशा नहीं आता, अगर हो सकता है किसी एंगर के कारण भी कोई न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का इन्होंने एग्जांपल दिया है। तो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहते हैं कि भाई इससे स्टेबिलिटी आएगी, दूसरे देश मुझे पर अटैक नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन मेरे पास अगर है तो अपने देश को बचा सकते हैं। तो ये सब कहना जो है गलत है, मिथ है, ये इनका कहना है। तो स्टेट्स हैव एडमिटेड टू पॉसिबिलिटी ऑफ दैट डेटरेंस कुड फेल, तो डेटरेंस फेल कर सकता है कि भाई कोई एंगर में कोई ट्रिगर के कारण कुछ कोई भी उसको हो सकता है न्यूक्लियर अटैक कर दे। तो ये देखना जरूरी है कि न्यूक्लियर वेपन एज सच ही बहुत ही ना खतरनाक है और थ्रेट पोजेस करते हैं। द गोल, द विश, द really might be to prevent nuclear war, but the operational plan had to be to wage war। तो बेसिकली गोल वही हो सकता है कि भाई न्यूक्लियर अटैक नहीं हो, वार नहीं हो देश का, लेकिन जो ऑपरेशनल अगर प्लान हम देखें देश की मिलिट्री का, तो वो रहता है कि उसको यूज करके हम वार करेंगे। इसीलिए जो न्यूक्लियर वार इज इम्पॉसिबल, ये सोचना गलत है, मिथ्या है। कंट्रोलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन, एक और इल्यूजन क्या है कंट्रोलेबिलिटी। इन रियल वर्ल्ड इट नॉट पॉसिबल टू फॉर प्लानर्स टू हैव कंप्लीट कंट्रोल। तो देशों का कहना है कि भाई न्यूक्लियर वेपन जो मेरे पूरे कंट्रोल में है, कोई उसको चला नहीं सकता है, कोई छीन नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। तो ये कहना भी गलत है। कंप्लीट कंट्रोल होना मिथ है। बहुत बार होता है कि उसको लीक हो जाता है, वेपन्स कहीं चले जाता है। तो ये सब बेसिकली इन्होंने बताया न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो थ्रेट एक तरह से। तो इसको आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, जीएस पेपर 2 में भी और पेपर 3 में भी। ये इंपॉर्टेंट है आपका कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स का जो आइडिया ऑफ डेटरेंस है, वो लोग देश का कहना है कि डेटरेंस के कारण इसको रख रखे हैं, तो वो भी सही नहीं है। दूसरा कि इससे स्टेबिलिटी आती है, ये कहना भी एक तरह से मिथ है। तो एक अलग पिक्चर बताया इन्होंने कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स एज सच ही थ्रेट है, उसको किसी भी देश को रखना सही नहीं है। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है बुक्स नॉट बुलेट्स इन जम्मू कश्मीर, ये भी हिंदू एडिटोरियल है। इसमें बेसिकली जो एजुकेशन मिनिस्टर इन्होंने जम्मू कश्मीर में 1 साल पहले जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, उसके बाद क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, उसको जैसे एजुकेशन के मैटर में उन्होंने बताया थोड़ा बहुत। तो उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बेसिकली कि जम्मू कश्मीर में कैसा था आपका राइट ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, गवर्नमेंट स्कूल्स खुलेंगे। तो ये सब बेसिकली उन्होंने बताया, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है हाउ टू पे फॉर स्टिमुलस। तो ये बेसिकली थोड़े दिन पहले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह और ना उनके एक और राइटर ने एक एडिटोरियल दिया था कि भाई गवर्नमेंट को जो है और स्पेंड करना चाहिए, कैश ट्रांसफर करना चाहिए लोगों के बीच में। और कैश ट्रांसफर पैसे के लिए जो है उनको, क्योंकि फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट को लोन लेना चाहिए आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से या फिर आरबीआई से। मॉनिटरी जो है आपका पैसा प्रिंट करा के प्रिंट वो मनी प्रिंटिंग करवाना चाहिए। तो ये इन्होंने बेसिकली 2-3 दिन पहले आर्टिकल आया था आपका, इसको मैंने कवर भी किया था अपने वीडियो में। तो इसको रेस्पॉन्स में इन्होंने बताया है कि ग्रेटर पब्लिक स्पेंडिंग विल इंक्रीज फिजिकल डेफिसिट, ये कहना है, एंड दिस एक्सपेंशन हैज टू बी फाइनेंस। तो जब फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा तो उसको कम करने के लिए आपको कहीं से लोन लेना पड़ेगा, कहीं से कुछ करना पड़ेगा। तो उसको कैसे करेंगे? एक तो है आपका हायर टैक्स बढ़ा दिया जाए लोगों में, तो वो गलत होगा अभी, क्योंकि डिसीजन के समय में ये बेसिकली काम नहीं करता है। तो अदर ऑप्शंस क्या क्या है? दूसरा ऑप्शन है इशूइंग डेप्ट टू द पब्लिक को डेप्ट बॉन्ड दिया जाए, एंड बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टर्म्ड मनी फाइनेंसिंग। जो मनी फाइनेंसिंग अभी बंद है, मतलब कि बहुत 2 सालों से जो मॉनेटरी फाइनेंसिंग है इसको बंद कर दिया गया गवर्नमेंट ने। तो इसको हम इन्वोक कर सकते हैं कि आरबीआई जो है
पैसा प्रिंट करके गवर्नमेंट को दे, लेकिन इसका क्या साइड इफेक्ट होगा? इसका साइड इफेक्ट होगा इन्फ्लेशन आ सकता है। तीसरा ऑप्शन क्या है कि भाई हम वर्ल्ड बैंक या IMF से बोरो करें, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, हमने सारे लोन चुकाए हैं समय पर, तो हम अच्छे से लोन ले सकते हैं। तो ये बेसिकली उस दिन के आर्टिकल में कहा गया था मनमोहन सिंह के द्वारा जो था। तो इसको इन्होंने कहा है बेसिकली कि इसका उसको बेसिकली देखा है कि एनालाइज किया है कि भाई एक तो हम एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, जो कि अभी एक्सपोर्ट बढ़ा पाना उतना आसान नहीं है। उसके अलावा जब IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लेने की बात कही गई थी, उसमें क्या कंडीशन, उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इशू है? पहला इशू है कंडीशनलिटीज का, कि भाई IMF वर्ल्ड बैंक जो लोन देगा तो वो कुछ कंडीशन लगाएगा कि भाई आपको इकोनॉमी में ये चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस करने होंगे। तो ये कंडीशन मान पाना अभी के समय में मुश्किल है। दूसरा है लोन्स इज बाउंड टू टेक सम टाइम टू बी निगोशिएटेड, तो लोन को निगोशिएट कर पाना, लेना, उसमें कुछ समय लग सकता है। उसमें जो गवर्नमेंट मशीनरी इन्वॉल्व होगी, तो ये अभी कोविड के समय में गवर्नमेंट मशीनरी को इंडिया में इन्वॉल्व होना चाहिए, इंडिया के डोमेस्टिक सिचुएशन को लेकर के। इस सिचुएशन में इन्वॉल्व करना ठीक नहीं होगा, ये दूसरा इन्होंने कहा है। अब ऐसा एक्सटर्नल डेब्ट्स आर ट्रूली नेशनल विच आर्गुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स हेल्ड बाय कंट्रीज प्राइवेट सेक्टर आर नॉट। तो ये जो है बेसिकली एक्सटर्नल डेब्ट अगर लेते हैं तो नेशनल होगा, अगर प्राइवेट सेक्टर से हम लोन लेते हैं, बॉन्ड देते हैं, तो वो वैसा नहीं होगा। तो ये बेसिकली इन्होंने जो IMF और वर्ल्ड बैंक से जो लोन लेने का बात कही गई थी, उसको एक तरह से इन्होंने उस पर इशू क्या क्या है वो बताया है इसमें। उसके अलावा जो मनी फाइनेंसिंग को लेकर के कि RBI से आप मनी फाइनेंसिंग कर लीजिए, तो इसके अगेंस्ट में जो एक आर्गूमेंट है कि इन्फ्लेशनरी होगा। वो इन्फ्लेशनरी कैसे होगा कि वो इन्फ्लेशन से बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि हाउएवर वेदर अ फिस्कल एक्सपेंशन इज इन्फ्लेशनरी और नॉट इज रिलेटेड मोर टू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो ये ज़्यादा स्टेट ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड होता है कि इन्फ्लेशन आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर हम उसको फाइनेंसिंग को ठीक से इम्प्लॉय करते हैं और ठीक से उसको है ना सही जगह पे खर्च करते हैं, तो उससे इन्फ्लेशन नहीं आएगा। When resources are unemployed, output may be expected to spend without inflation। तो ये कहना इन्होंने बेसिकली कि ना उसको हमको ठीक से जो पैसा है मनी फाइनेंसिंग के थ्रू हम लेंगे, उसको हम ठीक जगह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे या जहाँ पे जे देना है वहाँ पे हमें खर्च करना होगा, तो उससे इन्फ्लेशन नहीं आएगा। बेसिकली इन्होंने जो RBI से फाइनेंसिंग का जो मेथड है उसको सही बताया है, बाहर से लोन लेने का मेथड को इन्होंने नकार दिया है। इशूज है उस पर क्या क्या बताया इन्होंने। नेक्स्ट आपका आर्टिकल EWS कोटा चैलेंज रेफर टू कंस्टिट्यूशनल बेंच। तो ये बेसिकली जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% कोटा गवर्नमेंट ने लगाया था कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंस्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया कि वो उस पर अपना देखे उस आर्टिकल को, कंस्टिट्यूशनल मैटर है ये, तो कंस्टिट्यूशनल बेंच को भेज दिया गया। कंस्टिट्यूशनल बेंच मतलब 5 जज या ज़्यादा का बेंच जो उसको सुनवाई करेगा। तो इस चीज़ को 3 जज बेंच ने उसको वापस भेज दिया ऊपर में। इसमें क्या था बेसिकली जो 133 अमेंडमेंट एक्ट आपका आया था 2019 में, इसमें था कि आर्टिकल 15 और 16 को अमेंड किया गया था। आर्टिकल 15 में क्लॉज 6 को डाला गया था और 16 में क्लॉज 6 को डाला गया था टू अलाउ रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड इन अनरिजर्व कैटेगरी। अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी जो होती है, उसमें इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, अभी के समय में ये कैटेगरी रखा गया है, इसको बाद में चेंज किया जा सकता है। तो इनकम कम है तो और बाकी कुछ भी क्राइटेरिया और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है, तो उन लोगों को रिजर्वेशन दिया जाएगा 10% का जनरल कैटेगरी में। तो इससे जो है सेंटर स्टेट दोनों को प्रोवाइड करने का है कि EWS वो दे सकती है अपने एम्प्लॉयमेंट में। Central on subject employment education in the concurrent list, subject on which states and center both have jurisdiction, the state government need to ratify it before adopting locally। तो जो concurrent subjects है, जैसे employment जो है आपका education जो है, ये concurrent subject है, concurrent list में है। concurrent list में फिर से बता दो आपको 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है आपका, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स रखे गए हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है, सेंटर को है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ स्टेट को है। कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर कानून बनाने का अधिकार यूनियन को भी है और स्टेट को भी है, लेकिन प्रायोरिटी जो है पार्लियामेंट के लॉ को दी जाएगी अगर दोनों में डिस्प्यूट होता है तो क्योंकि कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है तो इसको इम्प्लीमेंट करना जो स्टेट के पर्वी में है, तो स्टेट इसको अपने यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करेगा अपने लोकल हिसाब से। तो यही इसमें कहा गया बेसिकली आर्टिकल में भी, वेदर और नॉट रिजर्वेशन, वेदर नॉट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर अपॉइंटमेंट इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब। स्टेट गवर्नमेंट का जो जॉब है उसमें अगर अपॉइंटमेंट देना है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा लगाना है,
एंड फॉर एडमिशन टू स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और वहाँ के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अगर कोटा लगाना चाहती है स्टेट, तो इस टू बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, इसमें सेंटर का रोल नहीं है। तो इसमें यही सेंटर ने अपना एफिडेविट में डाला है कि सेंटर का रोल नहीं है, स्टेट का रोल है कि वो उस पर कोटा लगाना चाहती है कि नहीं चाहती है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन जो है कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। इसको आप ध्यान में रखें कि कौन कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। बहुत ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भाई ये सब्जेक्ट जो एजुकेशन ये किस लिस्ट में है। एक हो गया यूनियन लिस्ट, एक हो गया स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट या रेसिड्यूटी सब्जेक्ट। अब रेसिड्यूटी सब्जेक्ट क्या होता है, जो तीनों में से किसी में भी नहीं है उसको रहता है रेसिड्यूटी सब्जेक्ट, और इस पे कानून माने अधिकार जो है आपका वो सेंटर को है। अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ये आपका ब्रू रिजेक्ट्स रिसेटलमेंट साइट ऑफर। तो ये बेसिकली ब्रू रिफ्यूजी क्राइसिस जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है, उसमें जो रिसेटलमेंट का था गवर्नमेंट का प्लान कि उसको रिसेटल किया जाए मिजोरम त्रिपुरा में, उसको उन्होंने रिफ्यूज कर दिया है। तो आपके लिए जो जानने की जरूरत है ये ब्रू क्राइसिस है क्या बेसिकली। तो जो ब्रू ट्राइब्स हैं ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रिलीजनस है, मोस्टली त्रिपुरा में रहते थे पहले। तो त्रिपुरा, मिजोरम एंड आसाम में, इन त्रिपुरा दे आर रिकॉग्नाइज एज पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप, पीवीटी जो हम कहते हैं बेसिकली। तो ये बहुत पूछा भी जाता है ये क्या है आपका। 75 बेसिकली ट्राइब्स है जिसको पीवीटी घोषित किया गया है। इन मिजोरम दे हैव बीन टारगेट बाय ग्रुप्स दैट डू नॉट कंसीडर देम इंडिजिनस टू द स्टेट। तो 1997 में क्या हुआ कि मिजोरम में जहाँ वो रहते थे बेसिकली ज़्यादातर, तो वहाँ पे उनको इतनी क्राइसिस झेलना पड़ा। वहाँ के लोग जो है, वहाँ के जो दूसरी कम्युनिटी है, उन्होंने वो समझते हैं कि ये यहाँ की ट्राइब्स नहीं है, तो इनको यहाँ से खदेड़ा गया, भगाया गया मिजोरम से। 1997 में इतनी क्लासेस के कारण जो है बहुत सारे ब्रूस ट्राइब जो है मिजोरम को छोड़ करके त्रिपुरा में रिलीफ कैंप में आके बसे। अब जो है 2018 में एग्रीमेंट किया गया कि भाई ब्रू को त्रिपुरा में ही सेटल किया जाएगा। पहले क्या था कि ब्रू को मिजोरम में सेटल किया जाएगा, बट इसको अभी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है, वहाँ की सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया है। अभी जो गवर्नमेंट का प्लान है कि उनको त्रिपुरा में ही फिर से सेटल किया जाए, घर दिया जाए, जमीन दी जाए। तो ये बेसिकली अभी क्राइसिस का जो पार्ट है जिसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, इस आर्टिकल में ये बताया गया है। तो ये ब्रू ट्राइब्स क्या है, इसके बारे में, इस चीज़ को आपको जानने की जरूरत है क्राइसिस के बारे में। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है एमपी शुड नॉट गेट जीआई टैग फॉर बासमती राइस। तो ये बेसिकली पंजाब सीएम ने लिखा है कि जो एमपी मध्य प्रदेश को जीआई बासमती राइस का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो वो नहीं दिया जाए। तो अब ये जीआई टैग क्या होता है इसको हम देखेंगे। पहला होता है बासमती राइस कहाँ कहाँ पे जीआई टैग उसको दिया गया है। तो पंजाब में, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में जीआई टैग इसको दिया गया। मतलब अगर यहाँ पे बासमती राइस को उगाया जा रहा है तो उसको जीआई टैग दिया गया है कि वो उसको जीआई टैग के साथ वो उसको बेच सकता है इंटरनेशनली। इसका फायदा होता है कि एक्सपोर्ट में, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं एक दूसरे देश में, तो इससे क्या फायदा है कि वहाँ के लोग देखते हैं कि भाई जीआई टैग इस पे लगा हुआ है, तो ये ओरिजिनल बासमती राइस है, वहीं से उगा है, तो उसको ज़्यादा मान्यता मिलती है, उसका प्राइसिंग भी अच्छा होता है, उसको आपको पैसा भी अच्छा मिलता है उसका। ये सब फायदे हैं। तो एज पर ये एक्ट है आपका जो गुड्स रजिस्ट्रेशन फॉर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1999 का, ये इसके अंतर्गत में जीआई टैग दिया जाता है हर कंट्री के द्वारा। अ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग कैन बी इशूड फॉर एग्रीकल्चर गुड्स दैट आर originating in टेरिटरी ऑफ ए कंट्री और रीजन और लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी। तो कहीं भी अगर वो ओरिजिनेट हो रहा है, वहां से लगता है देश कंट्री को कि भाई ये यहीं का है, मतलब ओरिजिनल जो है यहीं की उपज है, तो उसको जीआई टैग दिया जाता है ताकि उसको मान्यता मिले उस एरिया को। और अगर वो आप बेचने जाएंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो आपको एक सही प्राइस मिलेगा वहाँ का। वेयर ए गिवन क्वालिटी, रेपुटेशन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सच गुड्स, जो है उसको देखा जाता है कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये गुड्स का, मतलब सामान का, जैसे बासमती राइस का कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, महक जो हो गई, आपकी जो सुगंध है, वो उस रीजन के कारण है, ये माना जाता है। जीआई टैग में ये माना जाता है कि जो भी उस सामान की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो फीचर है, वो उस रीजन के कारण है, इसीलिए उसको जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग ऑफ बासमती हैज बीन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल ग्रोइंग एरियाज ऑफ बासमती ड्यू टू स्पेशल अरोमा, उसकी सुगंध जो है, क्वालिटी जो है और टेस्ट, इसीलिए उसको इस जगह को कि राइस को जीआई टैग दिया गया है। तो ये कहना है वहाँ के चीफ मिनिस्टर का, पंजाब चीफ मिनिस्टर का। तो जीआई टैग बेसिकली हमने देखा कि मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी, कि भाई ठीक है वो उसी रीजन से आया है, इसको हम टैग दिया जाता है, इसका मतलब उसी रीजन से आया। तो अगर आप दूसरे कंट्री में देखें, यूएस यूके में मान लीजिए कोई खरीदता है बासमती राइस, अगर जीआई टैग के साथ है तो उसको लगे हाँ ठीक है ये सही जगह से ओरिजिनेट हुआ है।
इसको एक्ट कौन सा एक्ट हमने देखा, ये एक्ट से गवर्न होता है। और इसको देता कौन है, इस जीआई टैग को इशू कौन करता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री, ये चेन्नई में है, ये इसको इशू करती है, टैग देती है। बेनिफिट्स क्या है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है आपको, प्रिवेंटिंग अनऑथोराइज यूज ऑफ रजिस्टर्ड जीआई बाय अदर्स, दूसरे कंट्री या दूसरे देश इसको यूज नहीं कर सकते हैं। प्रमोट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि जो है वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे उस सामान को जो किसान या जो भी कुछ है उस सामान को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनको एक अच्छा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलती है, उनको एक नाम मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है, तो उनको पैसा भी अच्छा मिलता है। एंड लीड्स टू रिकॉग्निशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट इन अदर कंट्रीज, दस बूस्टिंग एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट जो है हमारा कंट्री का बूस्ट होगा। ये सब बेसिक बेनिफिट है। तो ये आपका बेसिकली पेपर 3 में आप इसको देख सकते हैं, जीआई टैग एग्रीकल्चर को लेकर के। नेक्स्ट आपका आर्टिकल है पोकली राइस सीडलिंग्स ट्रेवल फ्रॉम केरला टू सुंदरबन। तो ये सुंदरबन में अभी जो अम्फन के कारण बाकी जो इनंडेशन हुआ था, बाढ़ जो आई है, तो वहाँ पे पोकली वैरायटी को, राइस जो है इसको ग्रो करने के लिए फार्मर्स ट्राई कर रहे हैं। ये जो राइस वैरायटी है ये केरल से आई है, केरल में इसको ग्रो किया जाता था, अभी ये अभी ज़्यादा ग्रो नहीं हो रहा है केरल में, तो यहाँ से आया है। इसकी वैरायटी की खासियत क्या है, ये राइस की वैरायटी है, खासियत क्या है इसका, साल्ट वाटर रेजिस्टेंस, मतलब कि अगर साल्ट, क्योंकि ये सुंदरबन जो अगर आप देखें तो समुद्र, साल्ट वाटर जो उसमें आता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सॉल्टी वाटर है बे ऑफ बंगाल के कारण, तो वहाँ पे कैसे हम चावल को उगाएंगे, राइस को, तो वो ये वैरायटी आराम से वहाँ उस एरिया में, उस क्लाइमेट में उग सकती है। फ्लोरिसेज इन दी पैडी फील्ड्स ऑफ कोस्टल अलपुजा एर्नाकुलम त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, तो केरला में भी इसको जो है, जो समुद्र किनारे जो एरिया है आपका एरेबियन सी में, जो यहाँ पे सॉल्ट वाटर ज़्यादा पाया जाता है, तो उस एरिया में इसको ग्रो करके देखा गया है, वहाँ ग्रो होती है अच्छी से, तो इसीलिए यहाँ पे भी ट्राई किया जा रहा है सुंदरबन में कि भाई क्या ये यहाँ के सॉल्ट वाटर में इसको ग्रो किया जा सकता है कि नहीं। क्यों, क्योंकि जो बेसिकली यहाँ बहुत सारे जो क्या होता है प्रॉब्लम ऑफ साल्ट वाटर इंक्रेजन है, बहुत बहुत बार जो आपका अम्फन में या साइक्लोन में नदी समुद्र का पानी है वो अंदर एरिया में आ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे पानी जब साल्टी हो जाता है, खारा हो जाता है, तो यहाँ पे नॉर्मल वेराइटी ऑफ राइस जो है चावल को उगा पाना मुश्किल है, इसीलिए इस वैरायटी को ट्राई किया जा रहा है। इसका फिर वैरायटी का जो नाम है आपका वितिला 11, इसको ग्रो किया जा रहा है। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लिए इंपॉर्टेंट है कि पोकली वैरायटी कहाँ का ओरिजिनेशन है, केरला का है। इसकी ये जो क्या है भाई, ये इसकी एक वैरायटी है एक तरह से, और सॉल्ट वाटर इंकर्जन में आप क्या कर सकते हैं वहाँ पे, तो दूसरे वैरायटी को आप राइस को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का एडिटोरियल और हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे में हमारा सब्सक्रिप्शन बटन है और उसके साथ साथ बेल आइकन जो है उसको भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आए अगर कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो। उसके अलावा मुझे आप सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं IQ ज्ञान को। थैंक यू फ्रेंड्स।